अब ये हम स्टार्ट कर रहे हैं मई जून 2023 से, सॉरी मार्च 2023 से। ठीक है, ये मार्च 2023 का पेपर है, इससे हम स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें देखेंगे हम जो भी फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, तो पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अच्छा ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का आप ऑलमोस्ट कह सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। The Pauling electronegativity values of elements can be used to predict the chemical properties of compound. Use the information in table 1.1 to answer the following questions. ठीक है, अब क्या है कि आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज दी गई हैं, हाइड्रोजन की, लिथियम, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, ये डेफिनेशंस बहुत जरूरी हैं, ये ध्यान में रखिएगा कि बाद औक़ात बच्चे डेफिनेशंस को जो है वो बड़ा लाइटली ले रहे होते हैं। या आपके फ्री के मार्क्स हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप ये देखें आपके सिलेबस में जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो आपको जो है वो लाजमी जहन में होनी चाहिए। एक पेज पे जो है वो आप अपनी डेफिनेशन सारी लिख लें। जो भी पेपर में आपको हर मतलब जो भी आप पास पेपर सॉल्व करें उसमें जो डेफिनेशन आए, आप एक डेफिनेशंस के लिए अलग से नोट्स बना लें, एक अलग से आप दो चार पेजेस लेके उनको जो है वो आप, क्योंकि वैसे तो पता नहीं लगता कि जी कौन कौन सी डेफिनेशन मुझे याद रखनी है। बट जब आप ईयरली सॉल्व करेंगे, पास पेपर करेंगे, तो जो डेफिनेशन आए उसको आप उस पेपर पे, उस नोटबुक पे लिखते जाएं, तो वो एक अलग से आपके नोट्स बनेंगे। और फिर जब एग्जाम से एक दिन पहले जब आप उनको इजीली जो है वो रिवाइज कर लेंगे, तो ये एक बड़ा अच्छा मेथड है कि जो डेफिनेशन आए उसको आप लिखते जाएं पेपर में अपने पास ना, तो आपको पता लग जाएगा कि जी ये मुझे डेफिनेशन। अदरवाइज आप वैसे सोचने बैठेंगे तो आपको चार पांच ही ध्यान में आएंगे कि ये आती है। तो जब आप पेपर सॉल्व करेंगे ना तो आपको नई नई डेफिनेशन मिलती रहेंगी। तो डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टू इटसेल्फ। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम to attract the electrons towards itself। ठीक है, किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ये किस पे डिपेंड कर रही होती है? ऑब्वियसली डिपेंड ऑन न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक रेडियस, शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, वो सारे फैक्टर्स आपने पढ़ रखे हैं। तो ये तो सिंपल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि ऑक्सीजन एंड सल्फर आर इन ग्रुप 16। बेटा ये मई जून, सॉरी मार्च 2023 है। ठीक है, मार्च 2023 में एक दफ़ा ग्रुप में मेंशन कर देता हूँ, ताकि आपको फिर जो भी नया बच्चा ज्वाइन करेगा ना वो फिर मार्च 2023 पेपर 22। ठीक है, अभी जो हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं ये मार्च 23 पेपर 22 है। हो गया? अच्छा जी, तो क्वेश्चन क्या है कि ऑक्सीजन एंड सल्फर आर इन ग्रुप 16। ऑक्सीजन एंड सल्फर आर इन ग्रुप 16। एक्सप्लेन द डिफरेंस इन द पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर। तो अगर आप ऑक्सीजन की ईएन वैल्यू देखें तो ऑक्सीजन की ईएन वैल्यू कितनी है? 3.5। और सल्फर की ईएन वैल्यू कितनी है? 2.6। ठीक है, तो ऑक्सीजन की ईएन वैल्यू मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि ऑक्सीजन इट हैज अ हायर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। ठीक है, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू सल्फर। ठीक है, तो इसका अब इसका रीजन क्या है? एक्सप्लेन द डिफरेंस इन द पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर। अब इसको अगर हम थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल से जाके देखें, जस्ट जिनको अगर क्लियर नहीं है उनके लिए मैं जस्ट ये बात कर रहा हूँ, इसको आप एक दफा पीरियोडिक टेबल से जस्ट जाके देखें कि ऑक्सीजन एंड सल्फर जो है ये ग्रुप 16 में मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे ये ग्रुप 16 में ऑक्सीजन एंड सल्फर मौजूद है। और बिल्कुल ठीक है, ईएन वैल्यूज जो है ये डाउन द ग्रुप ईएन वैल्यूज डिक्रीज करती हैं। ठीक है, और क्यों डिक्रीज करती हैं? बिकॉज एटॉमिक रेडियस जो है वो बढ़ता है, इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस एंड इंक्रीजिंग शील्डिंग। ठीक है, तो आप सिंपल ये कह सकते हैं कि जी जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन दूर जाते जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे तो सल्फर का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एज कंपेयर टू ऑक्सीजन जो है वो दूर होगा, जिसकी वजह से उसके लिए अट्रैक्शन कम होगी। ठीक है जी, तो आंसर क्या हो जाएगा? एक्सप्लेन द डिफरेंस इन द पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर। तो हम सिंपल कह सकते हैं कि जी ऑक्सीजन हैज स्मॉलर atomic radius. Okay, it has smaller atomic radius as oxygen has smaller atomic radius. Therefore,
more attraction for the electrons. ठीक है, और वी कैन ऑल्सो से लेस शील्डिंग एज वेल, लेस शील्डिंग एज वेल, शील्डिंग भी कम होगी, एटॉमिक रेडियस भी कम है, तो जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है, लेट सपोज ये जो ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है, लेट सपोज ये ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है, तो इसमें जो है वो आप कहेंगे जो इसका जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो न्यूक्लियस से ज्यादा क्लोज होंगे, तो एटॉमिक रेडियस कम है, शील्डिंग कम है, तो ज्यादा अट्रैक्शन होगी। क्लियर होगी बात। लिथियम हाइड्राइड इज एन आयनिक कंपाउंड। ठीक है, आप ये सिंपल ये ध्यान रखना है, ईएन वैल्यूज जो है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ईएन वैल्यूज के टोटल तीन फैक्टर्स हैं जो हमें ध्यान में रखने, कौन कौन से? एटॉमिक रेडियस विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन कम होती जाएगी। ठीक है। नंबर टू, शील्डिंग, प्रेजेंस ऑफ इनर लेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो शील्डिंग जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम होगी। शील्डिंग इज ऑल्सो इनवर्सली, एज शील्डिंग इंक्रीजेस, एज नंबर ऑफ इनर लेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, electronegativity decreases. And number three is nuclear charge, or we can also say number of protons. So as nuclear charge increases, electronegativity also increases. ठीक है, तो it is directly proportional। तो अब हो सकता है आप में से किसी ने अगर पढ़ा हो, मतलब आपके ध्यान में आए कि जी डाउन द ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, ऑब्वियसली न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, बट द अदर टू फैक्टर्स दे विल कैंसल आउट द इफेक्ट जनरेटेड बाय न्यूक्लियर चार्ज। तो डोमिनेटिंग फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? एटॉमिक रेडियस और शील्डिंग इफेक्ट। क्लियर हो गई बात। लिथियम हाइड्राइड इज एन आयनिक कंपाउंड। ठीक है जी, लिथियम हाइड्राइड इज एन आयनिक कंपाउंड। ड्रॉ द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ लिथियम हाइड्राइड, इंक्लूड ऑल इलेक्ट्रॉन्स। तो लिथियम बिलोंग्स टू ग्रुप वन, इसके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। वंस इट लूजेस द इलेक्ट्रॉन, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? दो इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। ठीक है, आपने सिंपली इसके दो इलेक्ट्रॉन बना दिए, और इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? +1 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, दिस वुड बी लिथियम। और हाइड्रोजन जो है इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वंस इट गेन्स एन इलेक्ट्रॉन, लेट्स सपोज ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, क्रॉस से और डॉट से हमने लिथियम का इलेक्ट्रॉन शो कर दिया, इट गेन्स -1 चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये लिथियम हाइड्राइड का, और चाहे तो आप इसमें की शो कर दें, जरूरी नहीं है। नहीं बेटा, जो पहले दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको आप सेपरेटली, ये तो ओ लेवल से हम इसी तरीके से बनाते आ रहे हैं ना, फर्स्ट शेल के जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको आप सेपरेटली शो करते हैं। ऑब्वियसली ये एस ऑर्बिटल में है, ठीक है, बट आपको शो करने का तरीका यही है। सजेस्ट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। जी, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड की शेप प्रेडिक्ट करनी है, तो सिंपल हम क्या देखेंगे? सेंटर में क्या है? सल्फर। सल्फर एक बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन से, दूसरा बॉन्ड भी बना रहा है हाइड्रोजन से। नाउ सल्फर बिलोंग्स टू ग्रुप 6। ठीक है, अगर आप जाके देखेंगे पीरियोडिक टेबल में, सल्फर बिलोंग्स टू ग्रुप 6, दैट मीन्स इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। ठीक है, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अब एक इलेक्ट्रॉन नहीं बेटा, लीनियर नहीं है ये, एक इलेक्ट्रॉन तो इसने शेयर कर दिया इधर, एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर दिया इधर, कितने हो गए? दो इलेक्ट्रॉन हो गए, बाकी कितने रह गए? चार। 3 4 5 6। तो जब हम शेप देखते हैं तो हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं अराउंड दी सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम क्या है? सल्फर। सल्फर के अराउंड इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, तो सल्फर के अराउंड दो बॉन्ड पेयर हैं और दो लोन पेयर हैं। तो जब दो बॉन्ड पेयर होंगे, दो लोन पेयर होंगे, ये जो दो लोन पेयर हैं, दे विल कॉज कॉज मोर रिपल्शन। ठीक है, ये ज्यादा रिपल्शन कॉज करेंगे, जिसकी वजह से बॉन्ड पेयर्स के दरमियान जो एंगल है वो कम हो जाएगा, और जो शेप है ये बेसिकली वाटर वाली शेप बनेगी। ठीक है, बैंड शेप कह दें या नॉन लीनियर शेप कह दें। ठीक है, इट कुड बी, वी कैन कॉल इट बैंड शेप और नॉन लीनियर शेप और वी शेप। ठीक है, तो ये याद रखें, ये तो आपको स्कीम याद रखनी है कि वेन एवर वी हैव फोर बॉन्ड पेयर्स, फोर बॉन्ड पेयर्स विद जीरो लोन पेयर, तो शेप क्या होगी? टेट्राहीड्रल। थ्री बॉन्ड पेयर्स, ये हम चार की ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, विद वन लोन पेयर, तो पिरामिडल शेप होगी। टू बॉन्ड पेयर्स विद टू लोन पेयर्स, तो ये नॉन लीनियर शेप हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है ये सबको? अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? Write an equation that represent the first ionization energy of hydrogen। हाइड्रोजन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मोल ऑफ गैसियस एटम, वन मोल ऑफ गैसियस एटम हाइड्रोजन। ठीक है,
एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैसियस एटम, 1 मोल एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा टू बिकम 1 मोल ऑफ गैसियस प्लस 1 आयन। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो जाएगी। एक्सप्लेन व्हाई देयर इज नो इंफॉर्मेशन गिवन इन टेबल 1.1, इन टेबल 1.1 फॉर द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अगर हम टेबल देखें 1.1, तो इसमें फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज का डेटा गिवन है, सेकंड आयनाइजेशन का। हाइड्रोजन की सेकंड आयनाइजेशन नहीं है बिकॉज उसके सेकंड, उसके पास होता ही एक इलेक्ट्रॉन है, इट हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें मेरे ख्याल में इससे आसान सवाल क्या होगा, इट हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, गिव द फुल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ S2+। ये अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं, मतलब बेध्यानी के अंदर। S2+, सल्फर की बात नहीं हो रही, S2+, वन सल्फर लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम सिंपल पीरियोडिक टेबल में जाके देखते हैं सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है, 16। तो वन सेट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने रह गए इसके पास, मतलब नॉर्मली हम देखते हैं सल्फर इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने जो है वो क्या किया है कि आप मतलब देखा है कि जी आप सवाल देख रहे हैं गौर से, पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, तो S2+ की बात हो रही है। तो एक्चुअल इलेक्ट्रॉन कितने, 16, वन सेट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन, कितने रह जाएंगे, 14। तो हमने 14 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। तो 14 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग क्या हो जाएगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 12 हो गए, 3p2। 3p में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो दिस वुड बी फिलिंग फॉर 14 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा जी, उसके बाद इसको छोड़ते हैं, ये पीरियोडिसिटी से क्वेश्चन है, हम सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। कंप्लीट टेबल 1.2, टेबल 1.2 by placing tick to show which of the compound have molecules with an overall dipole moment। ठीक है, आपने डायपोल मोमेंट बतानी है यहाँ पे। तो डायपोल मोमेंट जो है ये बेसिकली शेप पे डिपेंड करेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के केस में क्या है, कार्बन ग्रुप 4 का एलिमेंट है, इट हैज टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और इसके दोनों तरफ जो है वो ऑक्सीजन है, तो इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन, चारों इलेक्ट्रॉन यूज किए। अब अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ, यानी शेप के लिए हम क्या करते हैं, शेप के लिए आप देखते हैं पोलैरिटी जो है ये डिपेंड करेगी शेप के ऊपर, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। डाइपोल मोमेंट कह दें या पोलैरिटी कह दें, डाइपोल मोमेंट और पोलैरिटी ये किस पे डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन शेप एंड इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो अब ये क्योंकि ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड, तो मुझे यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ भी ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अब डाइपोल मोमेंट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो मुझे देखना होगा कि यहाँ पे पोल्स जो हैं, ऑब्वियसली यहाँ पोल्स जनरेट हो रहे हैं, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव होगा, ये ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव होगा, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव, तो पोल्स तो हैं, बट क्या ये पोल्स कैंसिल आउट हो रहे हैं या नहीं। अगर ये पोल्स कैंसिल आउट होंगे तो मतलब ओवरऑल मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, उसके लिए हमें शेप देखनी पड़ेगी। सेंट्रल एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन पेयर्स काउंट करने होंगे। तो सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन, इसके अराउंड क्या है, पाई बॉन्ड काउंट नहीं होते, हमने क्या काउंट करने हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर्स, सिग्मा प्लस लोन पेयर। तो अब अगर आप काउंट करें यहाँ पे 1 2, 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन है और लोन पेयर कार्बन के पास कोई नहीं है, 0। तो जब टोटल आपके पास 2 सिग्मा हो विद 0 लोन पेयर्स, दैट मीन्स के ये शेप क्या है, लीनियर शेप, और लीनियर शेप में पोलैरिटीज कैंसिल आउट हो जाएंगी, दैट मीन्स के इट वुड बी इसमें डाइपोल मोमेंट जब नॉन लीनियर है तो इसका मतलब, अच्छा हाउ डू यू नो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वी हैव टू रिमेंबर। बेटा ट्रेंड के हिसाब से ध्यान में रखना है ना अपने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ट्रेंड है, हमें पता है कि डाउन द ग्रुप, अभी हमने बात की ना कि डाउन द ग्रुप ट्रेंड क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, अक्रॉस द पीरियड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस बिकॉज नंबर ऑफ शेल सेम है, शील्डिंग सेम है, बट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तो जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली ईएन वैल्यूज बढ़ेंगी। सो दैट्स व्हाई वी नो कि जी अक्रॉस द पीरियड जो है, मुझे पता है कि जी ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बिकॉज कार्बन जो है, कार्बन और ऑक्सीजन को अगर आप देखेंगे तो कार्बन जो है इट इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ऑक्सीजन, तो दैट मीन्स ऑक्सीजन वुड बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बिकॉज इट हैज मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एज कम्पेयर टू कार्बन। नंबर ऑफ शेल दोनों में सेम है, कार्बन के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास
फर्स्ट शेल में ऑक्सीजन के पास फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। बट कार्बन हैज 6 प्रोटॉन्स एंड ऑक्सीजन हैज 8 प्रोटॉन्स। दैट मीन्स ऑक्सीजन का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, एंड ड्यू टू दैट न्यूक्लियर चार्ज इट वुड हैव अ हायर टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। तो अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट ईएन वैल्यूज बढ़ती हैं, हमें याद नहीं करनी बट हमें ट्रेंड जहन में रखना है। हाँ जी, क्लियर है ये बात? जी बेटा तहजीब क्लियर हो गई है आपको? ठीक है। अच्छा जी। तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड तो लीनियर है तो इसका मतलब यहाँ डायपोल मोमेंट जीरो होगा। हमें कौन सा आइडेंटिफाई करना है जहाँ पे डायपोल मोमेंट होगा? ठीक है जी। लीनियर ज्योमेट्री में ओवरऑल डायपोल मोमेंट जीरो होगा बिकॉज पोल्स डायपोल्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, आप इसको ऐसे देखें, ये कार्बन, इसके साथ ये 2 ऑक्सीजन है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे डायपोल्स जनरेट हुए हैं। ठीक है, ये डायपोल ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ओवरऑल इट वुड बी नॉन पोलर, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। ठीक है। अच्छा, सल्फर डाइऑक्साइड, चले सल्फर डाइऑक्साइड की शेप कोई प्रिडिक्ट करेगा? व्हाट इज द शेप ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड? बेंड शेप है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर सेंट्रल एटम है, डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है? इट इज यूजिंग 4 ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन यूज किए, पीछे कितने रह गए? 5 6। तो अब काउंट करें, पाई बॉन्ड काउंट नहीं करना, 1 2, दो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर है और एक लोन पेयर है, 2 + 1, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने? 3। दो सिग्मा प्लस एक लोन पेयर, तो एक लोन पेयर पे ये बेंड ज्योमेट्री हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, और बेंड में डायपोल्स कैंसिल नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ डायपोल्स कैंसिल नहीं होंगे, तो यस इट वुड हैव एन ओवरऑल डायपोल मोमेंट। कार्बन डाइसल्फाइड, जी बेटा कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड लीनियर, बिल्कुल ठीक है। कार्बन डाइसल्फाइड में ये सेम कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड एक ही चीज है, आपने सेंट्रल एटम देखना है। इसमें भी सेंट्रल एटम के अराउंड 2 ही इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो ये भी बेंड शेप है। अच्छा जी, SCO, हाँ जी, इसमें देखते हैं। SCO जी, शेप क्या है पहले तो शेप प्रिडिक्ट करते हैं। लीनियर शेप होगी। अगेन कार्बन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और चार के चार इसने बॉन्डिंग में यूज कर लिए हैं। ठीक है, 1 2 3 4, तो इट हैज 2 बॉन्ड पेयर्स विद 0 लोन पेयर। तो ऑब्वियसली ये लीनियर है, आप कहेंगे ये भी नॉन पोलर होगा, बट यहाँ पे देखिए यहाँ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो नहीं होगा, बिकॉज दोनों तरफ जो पोल्स जनरेट हुए हैं, जो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है यहाँ पे, और यहाँ पे जो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वुड नॉट बी इक्वल टू जीरो बिकॉज बोथ द बॉन्ड्स आर डिफरेंट। बोथ द डायपोल्स आर डिफरेंट। एक तरफ डायपोल जनरेट हो रहा है ड्यू टू कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, और दूसरी तरफ डायपोल जनरेट हो रहा है ड्यू टू सल्फर कार्बन बॉन्ड, तो दीज टू डायपोल्स आर नॉट सेम। देयरफॉर यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, तो हम कह सकते हैं कि दिस वुड आल्सो बी, दिस मॉलिक्यूल वुड आल्सो हैव एन ओवरऑल डायपोल मोमेंट। तो इस पे भी हम टिक करेंगे। हाँ जी, क्लियर है ये सबको? एनी क्वेश्चन इन दिस पार्ट? ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 103 किलो पास्कल्स ऑल ऑफ द कंपाउंड्स। हाँ जी बेटा, टिक करना है ना, आपने यही बताना है ना, बाय प्लेसिंग अ टिक। तो ये आपने बाय प्लेसिंग अ टिक टू शो विच ऑफ द कंपाउंड वुड हैव मॉलिक्यूल विद एन ओवरऑल डायपोल मोमेंट, तो आपने इसको टिक कर देना है और इसको टिक कर देना है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल पे।
at 150 degree centigrade and 103 kilopascals. All of the compound listed in table 1.2 are gases. ठीक है, टेबल 1.2, ये टेबल 1.2 है। तो कह रहे हैं कि 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 103 किलो पास्कल पे ये सब के सब गैस की फॉर्म में होते हैं। अंडर दीज कंडीशंस 0.24 grams of one of the compound occupies a volume of 127 cm3। ठीक है, इनमें से एक कंपाउंड जो है जिसका मास कितना है 0.284 ग्राम और वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है 127 cm3। यूज दिस इंफॉर्मेशन टू कैलकुलेट द एमआर of the compound, hence identify the compound for from those given in table 1.2। तो मतलब आपने एमआर निकालना है और फिर उसके बाद देख लेना है किसका एमआर किसके बराबर बन रहा है, तो वही कंपाउंड होगा। ठीक है, तो अब इसमें सिंपल हमने एमआर कैलकुलेट करना है फ्रॉम पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। तो आप चाहे तो इसको इक्वेशन को ही जो है वो एमआर के लिए सॉल्व कर लें। तो क्या हो जाएगा, पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी। एंड वी नो कि एन जो है ये किसके बराबर होता है, पी वी इज इक्वल्स टू एम ओवर एम आर, मास अपॉन मोलर मास इनटू आर टी। और एम आर किसके बराबर हो जाएगा, एम आर वुड बी इक्वल टू एम आर टी अपॉन पी वी। ठीक है, अब आपने वैल्यूज पुट करनी है। तो मास कितना है 0.284 ग्राम, मास आ जाएगा 0.284 इंटू आर की वैल्यू फिक्स्ड होती है। ठीक है, ये अगर आप पेपर के लास्ट में जाएंगे तो आपको याद करके अपनी तरफ से वैल्यू नहीं रखिएगा, एक्चुअल वैल्यू देख लीजिएगा। आपको पेपर के एंड में या अलग से डेटा बुकलेट नहीं मिलेगी, याद रखिएगा। ये आपको सारी वैल्यूज लास्ट में डेटा बुकलेट, वो आप पिछला कोई पेपर सॉल्व करेंगे उसमें लिखा होता है डेटा बुकलेट यूज करें, तो वो ध्यान में रखिएगा। पेपर में डेटा बुकलेट नहीं मिलनी, ये बिल्कुल ऐसे आपको पेपर के एंड पे वैल्यूज गिवन होंगी या जो भी चीज होगी वो क्वेश्चन के अंदर ही होगी। तो आर की वैल्यू यहाँ गिवन है 8.31, यूनिट भी गिवन है जूल्स पर केल्विन पर मोल। तो यही एग्जैक्ट वैल्यू आपने यूज करनी है ताकि आपका एग्जैक्ट आंसर आए। तो 8.31। ठीक है जी, तो आर की वैल्यू कितनी है, ओहो भाई, आपने ये जो चार हैं इनमें से फाइंड आउट करना है ऑस्मियम क्या है ये। 0.284 इंटू आर की वैल्यू 8.31 और टेम्परेचर टेम्परेचर कितना है 150 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 150 इसको कन्वर्ट कर देंगे केल्विन में। ठीक है, टेम्परेचर को कन्वर्ट कर देते हैं 150 प्लस 273। ठीक है, टेम्परेचर को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, केल्विन स्केल में। तो डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो 273 ऐड करेंगे तो इट वुड बी 423। फोर, याद रखिएगा इस क्वेश्चन में आपने टेम्परेचर को, ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, जिस फॉर्मूले में टी है उसमें आप टेम्परेचर केल्विन में लेंगे और जहां डेल्टा टी है उसको आप डिग्री सेंटीग्रेड में ले लें या केल्विन में ले लें, दोनों में सेम ही बात आएगी। तो 423 अपॉन प्रेशर, प्रेशर कितना है 103 किलो पास्कल्स, बट यहाँ हमें प्रेशर किस में लेना है, पास्कल्स में लेना है। तो इसको कन्वर्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे तो ये हो जाएगा प्रेशर वुड बी इक्वल टू 103। मैं सारी कन्वर्जन बता रहा हूँ ताकि जिनको प्रॉब्लम है, जिन्होंने नहीं किया हुआ उनको पता है, जिनका हुआ है उनके लिए तो बड़ा सिंपल है, ये बड़ा आसान सा सवाल है। ठीक है, तो 103 इसको पास्कल्स में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो 3 जीरो और लग जाएंगे साथ में। ठीक है, तो प्रेशर कितना हो गया 103,000 इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है, जो एक वाहिद कन्वर्जन जिस पर अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं, ध्यान से निकल जाता है, क्योंकि इस फॉर्मूले में आपने वॉल्यूम किस में लेना है, क्यूबिक मीटर्स में। ठीक है, तो सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करेंगे मीटर क्यूब के अंदर तो 127। वॉल्यूम जो है वो कितना हो जाएगा 127। 1 cm³ इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा 127 इंटू 10⁻⁻⁶, ये मीटर क्यूब आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको आपने 127 इंटू 10⁻⁻⁶, अब ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी और कैलकुलेटर में आप उसको पुट करें और आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ रहा है 76.3, 76.3 एमआर आ गया, 76.3। और अब आप चेक कर लें कि इनमें से किस कंपाउंड का एमआर 76 बन रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो 44 है जहां तक मुझे याद है, सल्फर डाइऑक्साइड 64 है, कार्बन डाइसल्फाइड कार्बन 12 प्लस 32 प्लस 32 64। तो ये हो जाएगा 4 और 2 6 और 6 प्लस 1, तो ये 76 बन रहा है। तो ऑब्वियसली दिस वुड बी कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है जी, कार्बन डाइसल्फाइड थर्ड कंपाउंड कार्बन डाइसल्फाइड है।
इसका तो मास बनेगा 32 + 12, ये कितना हो जाएगा? 4 और 3 44, 44 + 16, 4 5 6, ये 60 बन रहा है बेटा, ये नहीं है, कार्बन डाइसल्फाइड आंसर है, ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है जी, ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा जी, अब आ जाते हैं, ये ग्रुप टू है, ग्रुप टू अभी हम नहीं करेंगे, ये हम बाद में करेंगे। अच्छा, ये सवाल, ओवरऑल डाइपोल मोमेंट, मतलब उसमें क्या बताना है बेटा, मुझे बताएं आप। ओवरऑल डाइपोल, देखिए डाइपोल मोमेंट के लिए आपने सिंपल क्या करना है, एक चीज ध्यान में रखें कि डाइपोल मोमेंट के लिए, जब भी आप डाइपोल मोमेंट कह दें या पोलैरिटी कह दें, ठीक है, डाइपोल मोमेंट के लिए या पोलैरिटी के लिए, ठीक है, आपने सिंपल क्या देखना है, अगर तो आपका डायटोमिक मॉलिक्यूल है, फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल, तो अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो फिर तो सिर्फ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफ इट इज जीरो, अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो है यानी दोनों सेम एटम्स है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, नॉन पोलर, ठीक है। और अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो कब होगा, यानी फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है तो ये नॉन पोलर होगा, क्लोरीन डायटोमिक क्लोरीन है, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक, जैसे मैं हमेशा ये कहता हूँ, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं तो वो नॉन पोलर होंगे, डायपोल मोमेंट जीरो होगा फॉर ऑल होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, डायटोमिक को आप यूं डिवाइड कर लें कि डायटोमिक या तो होमोन्यूक्लियर होगा या फिर हेट्रोन्यूक्लियर होगा, ठीक है। होमोन्यूक्लियर की एग्जांपल क्या है, H2 Cl2 Br2, तो ये सब क्या है, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक, तो ये नॉन पोलर होंगे, यहाँ डायपोल मोमेंट जीरो होगा, जीरो डायपोल मोमेंट, ठीक है, डायपोल। बट हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल HCl है, HBr है, ICl है, तो इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं डायटोमिक, दे वुड हैव सम डायपोल मोमेंट, बिकॉज यहाँ पर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो नहीं होगा, तो ये तो हो गया डायटोमिक के लिए। अब अगर पॉलीएटॉमिक है, मतलब तीन एटम्स हैं या चार एटम्स हैं, फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, पॉलीएटॉमिक फॉर एग्जांपल H2O, CH4, H2S, इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें आपको दो चीजें देखनी पड़ती हैं, ठीक है, इसमें आपको नंबर वन, शेप, ज्योमेट्री, इसमें मेन चीज क्या देखनी है, शेप देखनी है, ज्योमेट्री देखनी है, अगर तो सिमेट्रिकल है तो नॉन पोलर होगा, इफ शेप इज सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल शेप्स नॉन पोलर, नॉन सिमेट्रिकल शेप्स पोलर, ठीक है। अब सिमेट्रिकल शेप्स कौन कौन सी हैं, सिमेट्रिकल शेप्स, जैसे आप कह दें कि मतलब सिंपल आप यूं ध्यान में रख सकते हैं कौन कौन सी शेप्स हैं जो नॉन पोलर होंगी, बट उसमें भी क्या है कि चारों तरफ बॉन्ड एक जैसे हैं, ठीक है, तो मैं शेप्स जो है वो अगर फॉर एग्जांपल कह दूं कि टेट्राहेड्रल, इफ ऑल द सेम, ऑल द फोर ग्रुप्स आर सेम, टेट्राहेड्रल, ठीक है, ट्राइगोनल, प्लेनर, ये डायपोल मोमेंट इनका जीरो होगा, ठीक है, ट्राइगोनल, प्लेनर, लीनियर, ये तीन शेप्स आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो पिरामिडल शेप होगी या आप कह लें कि जो बेंट शेप होगी, ये तो तीन शेप्स हैं, दीज थ्री शेप्स वुड हैव जीरो डायपोल मोमेंट, जीरो डायपोल, बट ओनली इफ ऑल द ग्रुप्स आर सेम, फॉर एग्जांपल टेट्राहीड्रल है, टेट्राहीड्रल में CH4, अब सपोज ये CH4 है, तो CH4 जो है ये नॉन पोलर होगा, बट अगर मैं इसमें से कोई एक हाइड्रोजन हटा के, लेट्स सपोज आपने एक हाइड्रोजन हटाया और उसकी जगह पे आपने Cl ग्रुप लगा दिया, ठीक है, तो अब जो है ये जो बॉन्ड है, अब इसकी पोलैरिटी कैंसिल आउट नहीं होगी, ठीक है, अब ये जो बॉन्ड आ गया कार्बन Cl बॉन्ड, ठीक है, ये कैंसिल आउट नहीं होगा, और जब ये कैंसिल आउट नहीं होगा तो अब दिस मॉलिक्यूल वुड हैव, क्योंकि अब ये सिमेट्रिकल नहीं रहा, ठीक है, अब ये सिमेट्रिकल नहीं है, तो हम कहेंगे कि जी नाउ दिस मॉलिक्यूल वुड हैव सम डायपोल, अब इसमें कुछ ना कुछ डायपोल आ जाएगा, ठीक है, तो ये ध्यान में रखें आप, सिंपल ये है।
क्लियर हो गई बात? हाँ जी। ठीक है। अच्छा, अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैग्नीशियम विद कोल्ड वाटर। जी, ये मोल्स के क्वेश्चन करने हैं आपने, या अभी इसको रहने दें, एक ही दफा मोल्स की पूरे अलग से क्लास रखें, जैसे बोले? चलो जी, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया एंथैल्पी चेंज का। द रिएक्शन ऑफ, अच्छा, द रिएक्शन ऑफ इथीन विद a 1:1 mixture of carbon monoxide, the reaction of ethene with a 1:1 mixture of carbon monoxide। बेटा मुझे पता नहीं लगता, अगर कोई भी ज्वाइन करे तो आप मुझे बताया करें, तो मैं फिर बच्चे को जो है वो नहीं करूँ। अच्छा जी, तो क्वेश्चन क्या है? द रिएक्शन ऑफ इथीन विद 1:1 मिक्सचर, 1:1 मिक्सचर मतलब दोनों 1:1 के रेशियो में, ऑफ कार्बन डाइ मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज शोन इन द इक्वेशन। तो इथीन रिएक्ट कर रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड से और हाइड्रोजन से, और ये बन रहा है कंपाउंड। क्या नाम है इसका, कोई नाम बताएगा? ऑर्गेनिक अभी हम नहीं पढ़ रहे, लेकिन देखें किसकी ऑर्गेनिक अच्छी है, कौन नाम बताएगा? हाँ जी, प्रोपेनल है, बिल्कुल ठीक है, प्रोपेनल। 3 कार्बन वाला अल्डिहाइड है। ठीक है, 1 2, और ये अल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है, तो दिस इज प्रोपेनल। अच्छा जी, तो क्वेश्चन क्या है? एन एटमॉस्फेरिक क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है, ठीक। अच्छा जी, तो क्या कह रहे हैं कि एन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सॉरी, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर अ कोबाल्ट बेस्ड कैटलिस्ट इज यूज्ड इन दिस रिएक्शन। ठीक है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ यूजिंग अ कैटलिस्ट इन दिस रिएक्शन। हाँ जी, तो आप सिंपल रेट ऑफ रिएक्शन का क्वेश्चन है, तो जब आप कैटलिस्ट यूज करेंगे तो कैटलिस्ट सिंपल क्या करेगा? इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट का काम क्या है? ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा। ठीक है, कैसे बढ़ाएगा? बाय प्रोवाइडिंग एन ऑल्टरनेट रूट विद लोअर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, विद, या रूट कह दें या पाथवे कह दें, विद लोअर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है ये आप A2 में जाके पढ़ेंगे। बहरहाल वो आपने ग्राफ बनाए हुए हैं, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स। तो हम देखते हैं कि जी, अगर इन दी एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट है तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है, बट अगर इन दी प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट होता है तो जो एक्टिवेशन, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, लेट सपोज आपने कह दिया दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी एब्सेंस इन दी एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब सपोज अगर मैं कैटलिस्ट यूज करूंगा तो कैटलिस्ट क्या करेगा कि वो इस एक्टिवेशन एनर्जी कैसे कम करेगा, अभी हम उस डिटेल में नहीं जा रहे, बट कैटलिस्ट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा। लेट्स से दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी इन दी, तो इसने ऑल्टरनेट रूट प्रोवाइड किया इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, एक्सप्लेन व्हाई द यील्ड ऑफ प्रोपेनल, यील्ड मतलब आउटपुट, ठीक है, so why the yield of propanol increases when the overall pressure of the reaction mixture is increased। ठीक है, तो yield अब रेट की बात नहीं हो रही, अब आउटपुट की बात हो रही है। अब ये अगर आप देखेंगे तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन। तो जहां yield की बात होगी ना, तो मतलब वहां इक्विलिब्रियम डिस्कस करना चाह रहे हैं। ये ध्यान में रखिएगा, अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होती है कहाँ रेट ऑफ रिएक्शन का सवाल है। एक तो सिंपल सवाल होता है जहाँ कह देते हैं जी पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, बट जहां आपको प्रॉब्लम, जहां ये इस तरह से yield
के टर्म यूज करेंगे तो आप समझ जाएंगे यहाँ पे जहाँ यील्ड टर्म आ रही है, दैट मीन्स दे आर आस्किंग अबाउट इक्विलिब्रिया। ठीक है, इक्विलिब्रिया का क्वेश्चन है, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम डिस्कस हो रही है। तो एक्सप्लेन व्हाई द यील्ड ऑफ प्रोपेनल इंक्रीजेस। ठीक है, प्रोपेनल का यील्ड बढ़ जाएगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, मोर मोर फॉरवर्ड रिएक्शन, तभी तो यील्ड बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा। तो अब ये पूछ रहे हैं कि क्यों बढ़ेगा, व्हेन दी ओवरऑल प्रेशर। तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है, जब आप प्रेशर बढ़ाते हैं उसके लिए आप क्या देखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। तो रिएक्टेंट साइड पर कितने मोल्स हैं, 1 2 3, सभी गैसेस हैं। तो एट रिएक्टेंट साइड वी हैव 3 moles of gas, and on product side we have only 1 mole. ठीक है, 1 mole of gas. So when we increase pressure, equilibrium shift where number of moles of gas are less. ठीक है, तो क्योंकि प्रोडक्ट साइड पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस लेस हैं, इसलिए प्रेशर बढ़ाने पर ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट फॉरवर्ड, मोर प्रोपेनल विल फॉर्म। ठीक है, तो रीजन क्या हो जाएगा, रीजन क्या हो जाएगा कि इक्विलिब्रियम, व्हाई वी गेट मोर प्रोपेनल, बिकॉज इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स फॉरवर्ड, equilibrium shifts forward as less moles of gas on right side। ठीक है जी, या आप कह दें कि रिएक्टेंट साइड पर फ्यूअर मोल्स हैं, सॉरी प्रोडक्ट साइड पर फ्यूअर मोल्स हैं। ये मतलब इसको आप इस तरीके से आंसर करेंगे। ठीक है, क्लियर है ये? तो जहां भी बात होगी यील्ड की, आउटपुट की, तो आपने इक्विलिब्रिया के हिसाब से आंसर करना है। ठीक है, तो इक्विलिब्रिया को देख के आपने आंसर करना है। तो जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट होगा वेयर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस आर लेस। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूज use the information in table 3.2 to calculate the enthalpy change of the reaction in equation 1। ठीक है, तो अब क्या गिवन है आपके पास, एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन डेटा है ऑफ इथीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और प्रोपेनल, सारा फॉर्मेशन डेटा है। और इस रिएक्शन की आपको डेल्टा एच आर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये फाइंड आउट करनी है। तो मेरे ख्याल में ये तो सबसे आसान सवाल है। साइकिल आपकी मर्जी है, आप बनाए ना बनाए, यहाँ ऐसा कुछ टेंशन नहीं है। तो जब सारा का सारा फॉर्मेशन डेटा हो तो मुझे पता है डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो सकता है, डेल्टा एच आर इज इक्वल्स टू डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, प्रोपेनल -187 माइनस फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इथीन, इथीन की फॉर्मेशन +52। ठीक है, उसके बाद इनको हम ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड -111। और हाइड्रोजन की फॉर्मेशन, क्योंकि एलिमेंट्स की फॉर्मेशन क्या होती है, 0 होती है, इसलिए यहाँ पे मेंशन ही नहीं। हाँ जी, अब इसको सॉल्व करें, क्या आंसर आ रहा है, -128। ठीक है जी, सबको क्लियर है ये? ठीक है, ये तो बड़ा आसान सा सवाल है। जब आपके पास सारा का सारा डेटा फॉर्मेशन का है तो आपने डायरेक्ट फॉर्मेशन फॉर्मूला लगा दिया और सॉल्व कर लिया। ठीक है, अच्छा जी, द रिएक्शन मिक्सचर इज कूल्ड टू कलेक्ट प्रोपेनल एज अ लिक्विड। ठीक है, आपने क्या किया, रिएक्शन मिक्सचर को ठंडा किया ताकि प्रोपेनल को एज अ लिक्विड कलेक्ट किया जाए। आइडेंटिफाई ऑल टाइप ऑफ वैंडरवॉल फोर्सेस, वैंडरवॉल फोर्सेस मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दैट आर प्रेजेंट बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपेनल। तब आप क्या देखेंगे कि प्रोपेनल जो है, इज इट अ पोलर मॉलिक्यूल और अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जी, प्रोपेनल CH3 टाइप ऑफ वैंडरवॉल फोर्स डिसाइड करने के लिए हमें मॉलिक्यूलर टाइप जो है वो डिसाइड करनी पड़ेगी कि वेदर इट इज अ पोलर और नॉन पोलर। तो प्रोपेनल इज अ पोलर और अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये प्रोपेनल है। हाँ जी, पोलर होगा या नॉन पोलर होगा? यस, ये पोलर है, बिकॉज यहाँ पे सिंपल हमें जो मेन चीज जो एक देखनी है,
आप सिंपल देख सकते हैं ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, बाकी सब अगर हम छोड़ भी दें, कार्बन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई ज्यादा डिफरेंस जनरेट नहीं करती, बट वी नो कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, दिस बॉन्ड, ये जो ऑक्सीजन है, दिस वुड बी पार्शियल नेगेटिव, ऑक्सीजन वुड बी पार्शियल नेगेटिव, कार्बन वुड बी पार्शियल पॉजिटिव, तो दिस बॉन्ड वुड बी, आप कह लें कि पोलर, ये पोलर होगा, एंड दिस बॉन्ड वुड बी इनफ टू मेक दिस मॉलिक्यूल ओवरऑल पोलर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये पोलर बॉन्ड है और इसकी पोलैरिटी को कोई भी कैंसिल आउट नहीं कर रहा, तो ओवरऑल दिस मॉलिक्यूल वुड बी पोलर। तो अल्डिहाइड्स या कीटोन्स जो हैं ये नॉर्मली पोलर होते हैं, और जो पोलर मॉलिक्यूल होगा तो उसमें टाइप ऑफ वैन डर वाल फोर्सेस कौन कौन सी आ जाएंगी? ऑब्वियसली यहाँ पे टेम्परेरी डायपोल्स भी होंगे, जिसे नॉर्मली आपके सिलेबस में इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल, और परमानेंट डायपोल। परमानेंट डायपोल क्योंकि पोलर है तो ऑब्वियसली परमानेंट डायपोल और परमानेंट डायपोल भी होगा। ठीक है जी, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, ऑर्गेनिक है, स्किप करते हैं। चलो जी, तो ये मार्च 23 में जितने भी फिजिकल से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व कर लिए। ठीक है, कोई सवाल किसी का इसमें? चलें, अब ये पेपर है, कौन सा पेपर है? मई जून 2023, समर 2023 है ये। ठीक है, समर 2023 पेपर 21, समर 2023 पेपर। अच्छा बेटा, एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा आप। हाँ जी, तो समर 2023 पेपर 21 ये अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मार्च वाला पेपर कंप्लीट हुआ, समर 23 पे आते हैं। टेलेरियम इज एन एलिमेंट इन ग्रुप 16। The most common isotope of tellurium is 130 Te. Its electronic configuration is, ये इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आ गई, क्रिप्टॉन है। ठीक है, कंप्लीट टेबल 1.1, टेबल 1.1 आपने कंप्लीट करना है। टेलेरियम, ये इसका आप कहने के सिंपल गिवन है। न्यूक्लियॉन नंबर, तो न्यूक्लियॉन नंबर जो ऊपर वाला नंबर ऑब्वियसली ये न्यूक्लियॉन नंबर है, और इसका न्यूक्लियॉन नंबर क्या हो गया? 130। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, हाँ जी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो आप वैसे तो यहाँ से काउंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ये वैसे आप पीरियोडिक टेबल से जाके डायरेक्ट देख सकते हैं। हाँ जी, ये टेलेरियम है। ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 52। तो 52 जो है वो एटॉमिक नंबर है, और 52 में से जो है वो सिंपली हम माइनस कर देंगे 130, तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। कितने आ रहे हैं? 130 माइनस 52 जी, 78। ठीक है जी, 78। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 52। 52 होंगे ना बेटा, क्या हो गया? ये तो न्यूट्रॉन्स थे, 50 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं। ठीक है, देखिए यही गलतियां होंगी जो वहां पेपर में भी जल्दबाजी में करके आएंगी, ये ध्यान में रखिएगा। ये चीजें जो है ये यहाँ तो मिस टाइपिंग हो गई, बट वहां पे नहीं कीजिएगा। पेपर में हर चीज बड़े सोच समझ के, गौर से देख के सॉल्व करने होते हैं। ये अच्छे बच्चे ही होते हैं जो फिर ये गलतियां करके आ जाते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इंशाल्लाह ताला। आप ऐसी गलतियां नहीं करेंगे पेपर में। बट यह है कि थोड़ा सा सवाल को गौर से पढ़ा करें, समझा करें उसके बाद, और हर चीज जो है वो मतलब
इसमें पेपर में, खैर पेपर टू में आपको इतना टाइम मिलेगा कि आप जो है वो इसको दोबारा रीड कर सकेंगे, ठीक है। ये इतना टाइम होता है, एक जो अच्छा बच्चा है जिसकी अच्छी तैयारी है, मेरे हिसाब से ये पेपर जो है ना वो 45 मिनट्स का है। 45 मिनट्स में आप ये पेपर सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको आ रहा है। जो नहीं आ रहा ऑब्वियसली उसका तो कुछ नहीं कर सकेंगे, बट जो से आप मतलब पूरा पेपर वन गो में आप कर लेंगे 45 मिनट्स में, जितना आपको आ रहा है। और तकरीबन जो अच्छा बच्चा जो है वो आराम से कर लेता है इसमें। और फिर उसके बाद आपके पास इतना टाइम होगा कि जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है, कुछ जो दो चार पाँच छः मार्क्स ऑब्वियसली ऐसे होंगे जहाँ पे आप फंसेंगे, एग्जामिनर फंसाता है, 7 8 मार्क्स 6 7 मार्क्स ऐसे आते हैं, ठीक है। और फिर अपना पेपर चेक करने के लिए आपके पास टाइम, पेपर टू भी देखिए, इस पर ग्रेड डिपेंड करेगा आपका। तो कोशिश कीजिएगा इसको जितना अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा करें। इसमें आपके पास टाइम होना चाहिए, इतना टाइम बचे कि आप अपना पेपर दोबारा से एक दफा पढ़ लें, कोई गलती तो नहीं हो गई कुछ इस टाइप का, क्योंकि इस पे ग्रेड डिपेंड कर रहा है ये, और सबसे आसान पेपर है, ये सबको आइडिया होगा, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छा जी, तो आइडेंटिफाई द सबशेल इन एन एटम ऑफ टेलेरियम दैट कंटेन इलेक्ट्रॉन्स विद द लोएस्ट एनर्जी। ठीक है, तो सबसे कम एनर्जी जो है वो किस सबशेल की होगी? ऑब्वियसली जो न्यूक्लियस के बिल्कुल क्लोज होगा, ठीक है। तो 1s, एस तो बहुत सारे होंगे ना, 2s भी होगा, 3s भी होगा, बट जो पहला एस सबशेल होगा 1s, इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। रीजन, बिकॉज इट इज क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस। कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ टेलेरियम। तो अगेन टेलेरियम, 1 मोल ऑफ टेलेरियम इन गैसियस फॉर्म। इन इस किस्म की इक्वेशंस में आपने स्टेट सिंबल लाजमी शो करने होते हैं। लूजेस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बिकम Te प्लस गैसियस। The radius of tellurium ion decreases after each successive ionization। ठीक है, हर आयनाइजेशन के बाद इसका रेडियस कम होता जाएगा। स्टेट टू फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन द फर्स्ट 6 आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ टेलेरियम। ठीक है, इंक्रीज इन द फर्स्ट 6 आयनाइजेशन एनर्जीज। अच्छा, आप देखें, अगर हम यहाँ पे एक चीज नोट करें, टेलेरियम इट बिलोंग्स टू ग्रुप 6, तो मतलब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक चीज, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन की बात क्यों हुई है, तो हमें पता लग गया कि टेलेरियम बिलोंग्स टू, मेरे ख्याल में शायद ये क्वेश्चन में भी मेंशन है। हाँ जी, मेंशन है ग्रुप में, इट इज ग्रुप 16 एलिमेंट, तो दैट मीन्स इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। तो पहले 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लास्ट शेल में से जा रहे हैं। तो सजेस्ट टू फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन फर्स्ट 6 आयनाइजेशन एनर्जी। तो पहली 6 आयनाइजेशन एनर्जीज के बढ़ने के रीजन बताने। तो पहला तो जो रीजन होगा ऑब्वियसली, जब आप इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, सपोज इनिशियली स्टार्ट में आपके पास 52 प्रोटॉन्स हैं विच आर अट्रैक्टिंग 52 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या होगा? 52 प्रोटॉन्स, और इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 51 इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या हो गया? अब 52 प्रोटॉन 51 इलेक्ट्रॉन ट्रैक कर रहे हैं, तो मतलब अट्रैक्शन बढ़ गई। तो हम कहेंगे इंक्रीजेस with every ionization energy, the nuclear attraction या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कह दें, ठीक है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीजेस। ठीक है, जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है ये बढ़ेगी, न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है वो बढ़ रही होगी। और उसके बाद जो स्पिन पेयर रिपल्शन है, ऑब्वियसली जब आप इलेक्ट्रॉन लॉस कराएंगे टेलेरियम में से, तो इसके जो ग्रुप 6 का है, इसका मतलब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो फिलिंग होगी वो किस तरीके से हो रही होगी? ठीक है, टेलेरियम के केस में इसके वैलेंस शेल में, पी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4। तो पी सब शेल में जब 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो पी में कितने सब शेल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं? 1 2 3। तो 4 की फिलिंग कैसे होगी? 1 2 3 4। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे स्पिन पेयर रिपल्शन भी होगी। ठीक है, तो ड्यू टू स्पिन पेयर रिपल्शन, और उसके अलावा जैसे जैसे पी सेल में से, फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाए, एक इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा पेयर्ड ऑर्बिटल से, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होगा, तो जो शील्डिंग है वो भी कम होती जाएगी। ठीक है, जो बाकी के इलेक्ट्रॉन हैं उनकी शील्डिंग भी कम होती जाएगी। तो ये दो तीन फैक्टर्स, मतलब एक तो मेन फैक्टर हो गया। मेन फैक्टर क्या है? न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीजेस। सेकेंडली, जो स्पिन पेयर रिपल्शन है, स्पिन पेयर रिपल्शन फॉर फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, पहले जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो सेम ऑर्बिटल में से जाएंगे। स्पिन पेयर रिपल्शन फॉर फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि अभी हमने देखा कि इट बिलोंग्स, ये थोड़ा सा आपने कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखना है, आपने पीरियोडिक टेबल से देखना है कि जी ये पीरियड ग्रुप 6 का एलिमेंट है।
ग्रुप 6 का एलिमेंट है रेडियस। बिल्कुल आप कह सकते हैं कि रेडियस जो है, हाँ ये भी आप फैक्टर कह सकते हैं कि रेडियस जो है विद एवरी इलेक्ट्रॉन रिमूविंग, जो आपका न्यूक्लियस है, यानी आप कहेंगे जो शेल्स हैं, दे विल मूव स्लाइटली क्लोजर टू द न्यूक्लियस। और जब वो न्यूक्लियस के क्लोज जाएंगे तो ऑब्वियसली, बट इसका जो मतलब आप कहेंगे ये सेम, ये फैक्टर और न्यूक्लियर अट्रैक्शन ये दोनों सेम है। लेकिन न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्यों बढ़ रही है, एक ही बात है ना, मतलब इसमें जब शेल्स क्लोजर आ रहे हैं वो भी किस वजह से आ रहे हैं, वो भी न्यूक्लियर अट्रैक्शन की वजह से ही आ रहे हैं। तो ये तकरीबन सेम पॉइंट बन जाते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा हमजा? ये आप देखोगे ये मोस्टली एमएस में ये न्यूक्लियर अट्रैक्शन के साथ रेडियस बहुत कम डिस्कस, इसकी भी अगर आप एमएस जाके देखोगे ना तो उसमें शायद आपको ये नहीं मिलेगा। ये चीज ध्यान में रखना। बात समझ में आ रही है? न्यूक्लियर अट्रैक्शन वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये रेडियस पे, रेडियस क्यों कम हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स तो सेम है। एक तो होता है कि नंबर ऑफ शेल्स चेंज हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ शेल तो सेम है, रेडियस क्यों कम हो रहा है, बिकॉज न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ रही है, और वो पॉइंट हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, अब देखें ये 2 मार्क का क्वेश्चन, इसमें ये जो पॉइंट है ये अराउंड मेरे हिसाब से ये 80% बच्चे ये पॉइंट लिख कर आएंगे, न्यूक्लियर अट्रैक्शन वाला। बट जो दूसरा पॉइंट है, एग्जामिनर ने बड़े सोच समझ के ये क्वेश्चन दिया है। जो दूसरा पॉइंट है, ये मतलब 20-30% बच्चा जो है वो इसको सॉल्व कर पाएगा कि इसमें जो दूसरा फैक्टर है वो क्या होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ये सोचने वाली बात है कि नंबर ऑफ शेल्स भी सेम है, सब कुछ सेम है, एंड देर आस्किंग 2 फैक्टर्स। तो 2 फैक्टर्स जो है वो अदर देन न्यूक्लियर अट्रैक्शन, दूसरे 2 फैक्टर्स कौन से हो रहे हैं? एक फैक्टर तो आपने ये बता दिया, दूसरा फैक्टर कौन सा है? स्पिन पे। आपने यहाँ पे ऑर्बिटल वाइज कॉन्फ़िगरेशन सोचनी है कि जी ग्रुप 16 का है, इसका मतलब इसके पास 3 ऑर्बिटल हैं। और थोड़ा सा देखें हमने यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व किया। अब देखा कि ये टेलेरियम में पीरियोडिक टेबल होगा आपके पास, आप इससे पहले वाले एलिमेंट्स काउंट कर लें, 1 2 3। तो इसका मतलब इसके पास पी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 2 3। न्यूक्लियर चार्ज लिख दिया ना बेटा, वो तो इफेक्ट आ गया, न्यूक्लियर अट्रैक्शन नहीं। उसको बार बार तो मेंशन नहीं करेंगे ना, एक ही बात है, न्यूक्लियर चार्ज लिख दें या न्यूक्लियर अट्रैक्शन लिख दें। ठीक है। हाँ जी, बात समझ में आ रही है मेरी? ये दोनों बातें एक ही हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया टेलेरियम जो है वो पी ब्लॉक के अंदर, ये पी ब्लॉक है ना, पी ब्लॉक में इसकी पोजीशन क्या है? पी ब्लॉक में ये फोर्थ एलिमेंट है। फोर्थ एलिमेंट है मतलब पी सब शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर ये पांचवा एलिमेंट होता है तो मतलब पी सब शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। सिक्स होता है तो मतलब पी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तब क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग मुझे मालूम है कैसे होती है। 4 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी? 1 2 3, पहले सिंगल फिलिंग फिर डबलिंग। तो इसका मतलब पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और दूसरा भी यहीं से जाएगा। तो जो आप कहें कि जो इंक्रीज इन दी आयनाइजेशन एनर्जी है, पहले पहले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होगा ड्यू टू स्पिन पेयर रिपल्शन, बट दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो सिंगल फिलिंग में से जा रहा है तो उसके लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो हमने कहा कि स्पिन पेयर रिपल्शन इज ऑल्सो फैक्टर ड्यू टू विच आयनाइजेशन एनर्जीज इंक्रीजेस। ठीक है, ये क्यों इंक्रीज हो रही है? एक तो मेन फैक्टर है न्यूक्लियर अट्रैक्शन और दूसरा फैक्टर आ गया स्पिन पेयर रिपल्शन। हाँ जी, क्लियर हो गई बात? अच्छा जी, अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Suggest a graph in figure 1.1 to show a trend in the first 7 ionization energies. First 7 ionization, तो 6 तो सेम सब शेल में से जा रहे हैं। ठीक है, मतलब सेम शेल में से जा रहे हैं तो उनकी जो आयनाइजेशन एनर्जीज इंक्रीज होती है। तो लेट्स हमने कह दिया 1 2 3 4 5 6, और जो सेवेंथ होगी वो जाएगी लोअर एनर्जी लेवल में से, क्योंकि पहले यानी आप कहने की जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो जो सातवां इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड लास्ट शेल में से जाएगा। और जब सेकंड लास्ट शेल में से जाएगा तो इसका मतलब रेडियस कम होगा, और रेडियस कम होगा तो यहाँ पे एक बड़ा इंक्रीज आएगा आयनाइजेशन एनर्जी। एंड दिस इज व्हाट, मतलब आपको 2 मार्क्स हुए ना, 2 मार्क्स, एक मार्क तो इस जनरल ट्रेंड का हो गया, एक मार्क आपको इस पे मिल जाएगा, ये ट्रेंड मार्क। और दूसरा मार्क इस पे कि सिक्स और सेवेंथ के दरमियान में लार्ज लार्ज इंक्रीज इन ionization energy due to decrease in atomic radius as electron is removed from lower energy level.
ठीक है जी। टेलेरियम रिएक्ट्स विद फ्लोरीन. Tellurium reacts with fluorine at 150 degrees centigrade to form tellurium fluoride. Molecules of TeFX are octahedral with bond angles of 90 degree. Explain why TeFX is octahedral with bond angles of 90 degree. ठीक है. ऑक्टाहेड्रल कौन सी ज्योमेट्रीज होती है जिसमें 6 बॉन्ड पेयर्स होते हैं? बिल्कुल ठीक है. 6 बॉन्ड पेयर्स विद 0 लोन पेयर्स. ठीक है, तो हम कहेंगे कि ऑक्टाहेड्रल क्यों है विद बॉन्ड एंगल्स ऑफ 90 डिग्री. तो सिंपल आंसर क्या हो जाएगा कि it would have 6 bond pairs, 6 bond pairs with 0. क्योंकि ग्रुप 6 का है ना, तो ये 6 बॉन्ड बनाएगा. टेलेरियम 1 2 3 4 5 6 6 बॉन्ड बनाएगा, तो विद 0 लोन पेयर. तो ये तो एक मार्क हो गया. और दूसरा मार्क क्या है? बॉन्ड एंगल्स 90 के क्यों है? बिकॉज इक्वल बॉन्ड पेयर रिपल्शन. क्योंकि कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये जो बॉन्ड पेयर्स हैं दे विल रिपेल ईच अदर. और रिपल्शन की वजह से ये जितना दूर जा सकते हैं उतना दूर जाएंगे. और ऑक्टाहेड्रल में मैक्सिमम कितना दूर जा सकते हैं? 90 डिग्रीज अपार्ट जा सकते हैं. ठीक है, तो जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल याद रखिएगा, बॉन्ड एंगल दिस विल ऑलवेज बी ड्यू टू, बॉन्ड एंगल इज ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड सेंट्रल एटम. सेंट्रल एटम के अराउंड रिपल्शन होती है, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल्स जनरेट. जितनी ज्यादा रिपल्शन होगी उतने ज्यादा बॉन्ड एंगल्स होंगे. ठीक है.